सभी बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो है उसमें अपन पॉलीमर को कंटिन्यू रखते हुए इनके जो क्लासिफिकेशन है जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसी को आगे कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पॉलीमर क्या होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है और इसका क्लासिफिकेशन देखा था। उस क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था कि जो पॉलीमर है उसको कई तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपने फर्स्ट देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, कि सिंथेसिस के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया था। और उसमें अपन ने 2 टाइप्स के पॉलीमर देखे थे, एक सिंथेटिक पॉलीमर और दूसरा नेचुरल पॉलीमर। इसके अलावा दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, और उसमें अपन ने देखा था कि जो स्ट्रक्चर्स के आधार पर उनको अपन क्लासिफाई किया गया था, जिसमें अपन लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये अपन ने 3 टाइप के पॉलीमर पढ़े थे। आज जो अपन जो थर्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उनका जो बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जो पॉलीमर होते हैं उन पॉलीमर्स के जो मोनोमर्स के द्वारा बनते हैं, तो इन मोनोमर्स के बीच में किस तरीके के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं और ये पॉलीमर इन अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा किस तरीके से बॉन्डेड होते हैं। और आप जानते हैं कि यदि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है तो ये पॉलीमर सॉफ्ट होते हैं, और यदि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है तो ये पॉलीमर हैं वो कठोर होते हैं। तो कई पॉलीमर फाइबर टाइप में हैं, कई पॉलीमर इलास्टोमर हैं, कई पॉलीमर मुलायम हैं, कई पॉलीमर हार्ड हैं, कठोर हैं। तो ये जो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पॉलीमर होते हैं उन पॉलीमर में किस तरीके का अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इनके मॉलिक्यूलर फोर्स ही है, कि जो मोनोमर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस अपन जो पॉलीमर हैं उस पॉलीमर को क्लासिफाइड करते हैं, और उनको जब क्लासिफाइड करते हैं तो अपने को 4 प्रकार के पॉलीमर हैं वो प्राप्त होते हैं, जिनमें अपन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होते हैं, इस पॉलीमर्स के बाद इस पॉलीमर के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खास बात है, वो एक तो ये है कि ये रेखीय होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, है ना। ये एक ब्रांच के रूप में रहेंगे, रेखीय बहुलक के रूप में रहते हैं, तो ये ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर होते हैं। और ये अपन ने शुरू में पढ़ा था कि यदि ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। और कॉम्पैक्ट देखिए, जैसे ये तो जैसे लीनियर है, तो लीनियर है तो इसको अपन कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, और जिसके कारण से इसकी डेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यदि यहाँ पर ब्रांच हैं, इस तरीके से ब्रांच हैं, तो ये जो मोनोमर की जो पॉलीमर जो चेन है और ये दूसरी पॉलीमर चेन है, इन दोनों जो पॉलीमर चेन हैं उनको अपन इससे ज़्यादा पास में नहीं ला सकते, क्योंकि इनके बीच में है ये क्या आ गई, ब्रांच आ गई। तो यहाँ पर जो ब्रांच होंगी तो इनके बीच में जो डेंसिटी है वो डेंसिटी लो होगी, और लो होगी तो डेंसिटी लो होगी तो ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो ये देखिए कि इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं वो ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर होते हैं।
ठीक है। दूसरा, ये जो पॉलीमर होते हैं ये चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। आगे अपन पढ़ेंगे, एक होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये दोनों पॉलीमराइजेशन की टेक्निक होती हैं जिसके द्वारा पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। तो इसमें जो इस टाइप के जो पॉलीमर्स होते हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की जो टेक्निक है या जो मेथड है उसके द्वारा इस तरीके का जो पॉलीमर होते हैं उन पॉलीमरों का क्या होता है, संश्लेषण होता है, इन पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। थर्ड, ये जो पॉलीमर हैं ये पॉलीमर कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। दूसरी इनकी खास बात ये है कि ये जैसे मान लीजिए ये हार्ड हैं, कठोर हैं, फिर इनको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इनको अपन गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएंगे और बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में जब इसको अपन ठंडा करते हैं तो ठंडा करेंगे तो ये वापस कठोर हो जाते हैं। जैसे आपने अपन प्लास्टिक का देखते हैं ना, उसको गर्म करते हैं तो वो मुलायम हो जाती है और फिर उसको अपन ठंडा करते हैं तो वापस वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। आप इसका और देखिए, एक चीज और देखिए, जब अपन इनको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये मुलायम अवस्था में आ जाते हैं, सॉफ्ट कंडीशन में आ जाते हैं। और जब ये सॉफ्ट कंडीशन में आ जाते हैं तो ऐसे पॉलीमर्स के द्वारा अपन इच्छित आकार के कोई भी बर्तन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके के यदि पॉलीमर का मान लीजिए जग है, उसको अपन ने पिघला लिया, मुलायम अवस्था में आ गया तो उसका अपन ने गिलास बना लिया। ठीक है। मुलायम अवस्था में उसका गिलास का फ्रेम दे दिया और जैसे ही ठंडा करेंगे तो वो कठोर होकर के क्या बन जाएगा, गिलास बन जाएगा। तो इस तरीके के जो पॉलीमर हैं उस पॉलीमर से बना हुआ जो उत्पाद होता है वो एक उत्पाद को अपन दूसरे उत्पाद में इजीली, एक जो बर्तन है या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में अपन इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो इनकी खास बात यह है कि ये नरम, गर्म करने पर नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और फिर मुलायम अवस्था में इनको इच्छित आकार दे देते हैं और वापस ठंडा करने पर पुनः ये क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो प्लास्टिक होते हैं ऐसे प्लास्टिक को अपन बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको याद रह जानी चाहिए। उसके बाद में देखिए यहां पर ये इस तरीके के पॉलीमर होते हैं, ये कमजोर होते हैं, वीक बॉन्डेड होते हैं, इनमें वीक बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होने के कारण से ये इतने भंगुर तो नहीं होते परंतु इनकी कम भंगुर प्रवृत्ति होती है। ठीक है। तो इस तरीके के पॉलीमर हैं, उस पॉलीमर्स में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, वीक होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के पॉलीमर को अपन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। यहां पर इनका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये सारे के सारे किस टाइप के पॉलीमर हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्रांच लीनियर पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं और इनकी जो चैन होती है, पॉलीमर की जो चैन होती है उनकी कई क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं, है ना। और ये चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल होती हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। और 5 जो इसकी मैंने डेफिनेशन बताई है कि इनको गर्म करने पर ये मुलायम पड़ जाते हैं, मुलायम पड़ने पर इनको इच्छित आकार में परिवर्तित कर सकते हैं और फिर वापस पुनः ये ठंडा करने पर पुनः ये अपने कठोर अवस्था में आ जाते हैं। तो इस तरीके के पॉलीमर हैं, उनको अपन
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहेंगे। इनके एग्जाम्पल हैं पॉलीएथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इस तरीके के ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस में ये फर्स्ट हो गया थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो आप इनको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में देखिए, यहां पर एक बात और देखिए, जैसे अपन इसके कंपैरिजन में इसकी स्टडी करें, ठीक है, तो ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं, ये किस टाइप के पॉलीमर हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर हैं, है ना, लीनियर ब्रांच्ड पॉलीमर हैं। परंतु जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर हैं वो ब्रांच्ड पॉलीमर नहीं होकर के, ये अपन ने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर्स के आधार पर, थर्ड क्रॉस लिंक्ड, 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर हैं ये भी किस तरीके के होते हैं? 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, तो वो ये तो कैसे होते हैं? ब्रांच पॉलीमर। और ये 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि इनमें इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं, इनमें नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्रॉस बंधों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और ये 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय रूप से आपस में इनकी जो पॉलीमर चेन है ना, वो पॉलीमर चेन 3 डायमेंशन में जुड़ी हुई रहती है। एक्स एक्स से भी जुड़ रही है, वाई से भी जुड़ रही है, जेड से भी जुड़ रही है, और इस तरीके से जुड़ करके इसमें बहुत सारे क्रॉस लिंक्ड होते हैं। और इस क्रॉस लिंक्ड होने के कारण से ये 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड टाइप का पॉलीमर है, जिसमें इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स होती है। दूसरा देखिए, यहां पर आपने पढ़ा है कि ये जो है ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। यहां पर ये जो है ये चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनता है। कौन? थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनेगा ये। ठीक है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? चैन ग्रोथ में तो क्या होती है? चैन जुड़ती जाती है, जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है ना, वैसे स्टेप ग्रोथ में एक स्टेप से जुड़ गया, ठीक है, उसके बाद में फिर दूसरी स्टेप आएगी उससे जुड़ेगा, फिर तीसरी स्टेप आएगी उससे जुड़ेगा। तो यहां पर स्टेप वाइज स्टेप है वो पॉलीमर की ग्रोथ होती है। और ये जो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसमें मतलब स्टेप वाइज स्टेप नहीं होकर के, उसमें जैसे मान लीजिए एथिलीन है और एथिलीन के 20 अणु हैं, वो एक ही स्टेप में जुड़ गए वहां पर, ठीक है। परंतु स्टेप ग्रोथ में पहले 2 जुड़ेंगे, फिर 2 जुड़ने के बाद में फिर उससे तीसरा जुड़ेगा, फिर चौथा जुड़ेगा, इस तरीके से ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, उस थर्मोसेटिंग पॉलीमर का जो फॉर्मेशन है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा होता है, ठीक है। यहां पर ये जो थर्मोप्लास्टिक था वो क्या था? सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। परंतु ये जो थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर होते हैं वो इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, या यूं कहें ये किसी भी सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें कि इनके बीच में ये क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड, नंबर ऑफ क्रॉस लिंक जो बॉन्ड हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होने के कारण से ये इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। यहां पर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्ड, नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्ड, यहां मोर कर देते हैं, मोर नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्ड, नंबर ऑफ क्रॉस लिंक्ड की संख्या है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये इस तरीके से। एक बात, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं इसको, है ना, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को क्या बताया था कि इसको गर्म करते हैं तो ये नरम पड़ जाता है, और जब नरम को फिर ठंडा करते हैं
तो ये वापस कठोर हो जाता है, ये पढ़ा था। यहां पर यदि आप थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है उस थर्मोसेटिंग पॉलीमर को आप गर्म करते हैं तो जो इसको गर्म करते हैं इनके अंदर नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड्स की संख्या है वो बढ़ जाती है, और नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो ये गर्म करने पर नरम नहीं पड़ करके, सॉफ्ट नहीं होकर के, मुलायम नहीं होकर के ये और भी कठोर हो जाता है। और जैसे जैसे इसको अपन गर्म करते हैं वैसे वैसे ये और कठोर होता जाता है, और यदि और ज्यादा गर्म करते हैं तो ये जल जाएगा परंतु ये मुलायम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं वो पॉलीमर हैं वो कभी सॉफ्ट कंडीशन में आ ही नहीं पाते हैं, और जब मुलायम अवस्था में आ ही नहीं पाएंगे तो उनको अपन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो उनको अपन रीयूज भी नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे आप थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक का अपन क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जग था, जग खराब हो गया, उसको पिघला लिया, उसको गिलास बना लिया उसका, और उस गिलास का अपन रीयूज करने लगे। परंतु यदि थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, आप उसको था, उसको पिघला लिया, पिघलेगा नहीं, कठोर हो गया, जल गया, उसको आप दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं उन पॉलीमर्स को अपन रीयूज नहीं कर सकते। एक बार ये सेट हो गया, देखो थर्मोसेटिंग, ये सेट हो गया तो सेट हो ही गया, उसके बाद में इसकी सेटिंग है वो चेंज नहीं होती है। किसकी सेटिंग, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो सेटिंग है वो चेंज नहीं हो पाती है, और इसी कारण से इनको अपन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। ओके, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के बारे में आप जान गए होंगे कि ये क्या कहलाते हैं। ये 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। क्या होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अपन बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, तो अपन छोटा क्यों पढ़े, है ना, वहां पर ही डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आप तो अभी तो यही समझिए कि ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। यहां पर ये इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनके बीच में नंबर ऑफ क्रॉस बॉन्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिनके कारण से ये स्ट्रांग होते हैं। और तो तीसरी बात और कौन सी है कि इसको गर्म करने पर ये मुलायम नहीं पड़ते हैं, इनको पुनः ये क्या हो जाते हैं, कठोरी, और ये इनकी कठोरता बढ़ती जाती है, जिसके कारण से इनको पुनः यूज में नहीं ले पाते हैं, इनको रीयूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ओके, इसके एग्जाम्पल देखिए आप, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बेकेलाइट। बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर होने के कारण से इसको, ये भी इसका एक ही एग्जाम्पल है। यहां पर बेकेलाइट के अलावा जैसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फिनो फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, उसको अपन अनब्रेकेबल क्रोकरी भी बोलते हैं, गिर जाती है, टूटती नहीं है, कठोर होती है। ठीक है, तो इनके बीच में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके के जो पॉलीमर हैं उनको अपन थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। ओके, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर, और यहां पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद में देखिए सी में आप देखिए इलास्टोमर। इलास्टोमर देखिए, इसके नाम से ही लग रहा है इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब प्रत्यास्थता, है ना, हिंदी में बोलें तो इस तरीके के पॉलीमर जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उस प्रकार के जो पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को अपन क्या कहते हैं, इलास्टोमर कहते हैं। इलास्टोमर का आप देखिए, इलास्टोमर क्या होता है कि ये एक कुंडली नुमा, इसका जो पॉलीमर है ना, इसको अपन क्या करते हैं कि इसको खींचते हैं,
जैसे इसको सिंपल समझने के लिए आप एक चीज माइंड में रखिए, रबर। ठीक है, रबर क्या है, इलास्टिसिटी का सबसे ज्यादा गुण है उसमें। और यहां पर आप देख रहे हो जैसे ही रबर को खींचते हैं खींच जाता है, और जैसे ही रबर को छोड़ते हैं वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो इस तरीके के जो पॉलीमर हैं, ये पॉलीमर भी इसी प्रॉपर्टीज के होते हैं कि इन पॉलीमर को जब अपन बल लगा करके खींचते हैं तो ये खींच जाते हैं, और जब इनको छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। वापस अपना जो कॉन्फर्मेशन है, जो इनका स्वरूपण है, जो पूर्व का जो स्वरूपण है, उस कॉन्फर्मेशन को ये वापस पुनः अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं, इन पॉलीमर को अपन इलास्टोमर कहलाते हैं। तो यहां पर इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज, यहां पर ये लिख देता हूं मैं, हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इनके बीच में इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना। और इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब आपको समझा ही दिया है कि खींचते हैं तो ये खींच जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है, और इस तरीके के जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, उसके बाद में देखिए इसके बारे में ये बताया गया किस तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। इस पॉलीमर्स में इस तरीके के कुंडलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, इनके अंदर ऐसे एक कुंडली नुमा संरचना होती है, एक रिंग टाइप से संरचना होती है। और जब इसके यहां पर अपन फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको बल लगाते हैं, तो बल लगाएंगे तो ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली ये क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है इस तरीके से। जैसे ये सीधी हो गई है, ठीक है, और लगाएंगे तो ये और सीधे हो जाएंगे। तो यहां पर बल लगाएंगे तो ये कुंडली है वो सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, खींच जाती है। ठीक है, और जब वापस छोड़ते हैं तो वापस छोड़ने पर ये वापस इस तरीके से कुंडली नुमा संरचना प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। तो इसके अंदर जो पॉलीमर्स की चैन होती हैं, वो पॉलीमर की चैन है वो कुंडली नुमा होती हैं, और कुंडली नुमा होने के कारण से वो उनको खींचने पर वो रेखित हो जाते हैं, और छोड़ने पर वो पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाती हैं। तो इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं उनको अपन इलास्टोमर कहलाते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल के रूप में आप यूं देखिए, जैसे यहां पर सिंथेटिक जो रबर है, सिलिकॉन और रबर है, पॉलिस्टर है। तो जैसे सिंथेटिक रबर, ठीक है, सिलिकॉन रबर, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, सिलिकॉन रबर, सिंथेटिक रबर, रबर, ये सारे के सारे इलास्टोमर की कैटेगरी में होते हैं। ओके, तो समझ रहे हो ना आप, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर, ये सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर पॉलीमर्स को इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद में देखिए यहां पर इसका जो फोर्थ टाइप है वो है फाइबर, डी। फाइबर में देखिए फाइबर हिंदी में बोलें तो क्या है, रेशे। कैसे रेशे, जिन रेशों से अपने कपड़े उपड़े बनते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, वो सारे फाइबर कैटेगरीज में होते हैं। यहां पर इस तरीके के जो फाइबर होते हैं, उन फाइबर में क्या होता है कि उसके अंदर जो पॉलीमर चैन होती है, फाइबर के अंदर जो पॉलीमर चैन होती हैं, उन पॉलीमर चैन के अंदर दो चैन के बीच में, यहां पर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का होता है। वो अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन टाइप का होता है।
जिस तरीके से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण से दो डाइपोल आपस में अटैच होते हैं, दो डाइपोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरीके का अट्रैक्शन इस तरीके के फाइबर्स में पाया जाता है। जिस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एटम के आ जाने के कारण से वहां पर एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट होता है और जिसके कारण से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ओके, तो यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं उन फाइबर के बीच में भी जब पॉलीमर चेन के बीच में, दो पॉलीमर चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, तो इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं और ये फोर्सेस उन दोनों पॉलीमर के चेन को आपस में बांधे रखते हैं। तो इस तरीके के पॉलीमर जिनमें इस तरीके के फोर्सेस होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को अपन फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें कह सकते हैं। एक तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? दो पॉलीमर के, ये चेन है ना, ये जैसे ये क्या है, पॉलीमर की चेन है। ये भी क्या है, पॉलीमर की चेन है। अब ये जो चेन है, इनके बीच में मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम है जो किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझने के हिसाब से देख लीजिए। ये ऐसा है, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन आ गया, तो यहां पर ये क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ऐसी जो पॉलीमर चेन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। या फिर कौन सा है यहां पर, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है या पॉलीमर चेन है वो एक एज ए डाइपोल की तरह काम करे, दूसरा भी एज ए किसकी तरह, डाइपोल की तरह काम करे। डाइपोल में आप जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव पोल होंगे तो नेगेटिव पोल की तरफ पॉजिटिव पोल आ जाए, पॉजिटिव पोल की तरफ नेगेटिव पोल आ जाए, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल एक दूसरे की ओर आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और इस तरीके का जो अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। तो जो फाइबर होते हैं उन फाइबर में भी इस टाइप का अट्रैक्शन होता है, फाइबर में भी इस टाइप का अट्रैक्शन होता है, या यूं कहें कि जिन पॉलीमर्स में इस टाइप का अट्रैक्शन होता है ऐसे पॉलीमर्स को अपन क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हैं। ये जो फाइबर होते हैं इनकी तनन सामर्थ्य, टेंसिल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। इनके बीच में ये एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण से ये कठोर होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, है ना, और इनकी क्रिस्टलीय प्रकृति होती है। तो इस तरीके से इनके ये प्रॉपर्टी होती है। आप एक एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल में आप फाइबर्स का ही एग्जांपल लीजिए, जैसे नाइलॉन 66। ओके, देखिए नाइलॉन 66 है वो एक पॉलीमर है, ये तो आपने यहां पर लिख लिया ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नाइलॉन 66 की बात कीजिए, पहले तो मैं ये बता देता हूं नाइलॉन 6 होता क्या है, फिर उसकी पॉलीमर चेन बना लेते हैं, और फिर उन पॉलीमर चेन के बीच में अपन ये शो करेंगे कि उनके बीच में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसके द्वारा दोनों पॉलीमर चेन वो आपस में बॉन्डेड हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ये होता है NH2 CH2 6 NH2। यहां पर देखिए ये जो CH2 है इसको अपन क्या बोलते हैं, मैथिलीन, और ये कितने हैं 6, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेक्सा मैथिलीन। NH2 है ये क्या है, एमीन, और एमीन कितने हैं 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डाईएमीन। चलो समराइज करते हैं, हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, तो इसको अपन हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन बोलेंगे। और आप देख रहे हो हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, 6 कार्बन एटम। ओके, उसके बाद में देखिए यहां पर HOOC CH2 4COOH, इसका नाम है एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड में कितने कार्बन एटम हैं, 6 कार्बन एटम हैं, 1 और 4 ये 5 और 1 ये 6, तो इसमें कितने कार्बन एटम हैं,
6 कार्बन एटम है। इसमें कितने कार्बन एटम हैं? 6 कार्बन एटम है। ओके, यहां पर इनका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होगा तो देखिए ये NH2 है ना, तो ये H, आगे अपन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन करवाएंगे, पॉलीमर बनेंगे। पॉलीमर बनेंगे तो आप अपन सीखेंगे कि किस तरीके से कहाँ से बॉन्ड टूटता है जुड़ता है। अभी इनिशियल स्टेप है, अभी तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए H और ये OH, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब, कंडेंसेशन में एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये NH2 CH2 6, यहाँ पर क्या आ रहा है NH, फिर ये तो निकल गया, फिर इस NH से क्या जुड़ रहा है C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH2 4 और यहाँ पर COOH। ओके, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। यहां पर आप देखिए, जब ये मॉलिक्यूल्स हेक्सामेथिलीन डाइएमीन मॉलिक्यूल्स का ये NH2 ग्रुप है ना, किससे रिएक्शन कर रहा है NH2 ग्रुप? कार्बोक्सिलिक समूह से रिएक्शन कर रहा है, और इसका हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका OH यहां से एलिमिनेट हो रहा है। तो NH2 ग्रुप का अल्टीमेटली क्या एलिमिनेट हो रहा है? H, समझ रहे हैं? और H हो रहा है तो देखिए यहां से H हटेगा, और यदि इधर एडिपिक एसिड आएगा ना, ये रिएक्शन यहीं कंप्लीट नहीं होती, ये बन गया, फिर ये NH2 है, फिर इधर एडिपिक एसिड रिएक्शन कर लेगा इस NH2 से, इधर ये COH है, इधर हेक्सामेथिलीन रिएक्शन कर लेगा, फिर एडिपिक कर लेगा, फिर हेक्सामेथिलीन, इधर जुड़ता जाएगा, उधर जुड़ता जाएगा, और एक पॉलीमर चेन है उसका फॉर्मेशन होता है। ऐसे बनता है पॉलीमर, एक के बाद में एक जुड़ते जाते हैं। ओके, यहां पर आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली NH2 ग्रुप से क्या निकल रहा है? H। तो अपन ये मान लें कि इससे भी H निकलेगा और इधर जुड़ता जाएगा। यहां पर ये जो COH है, इससे क्या निकल रहा है? OH। तो अल्टीमेटली ये मान लें कि इधर से भी OH निकलना है, और ये फ्री होगा, ये जुड़ता जाएगा। और यहां पर अपन N लिख दिया। N का मतलब होता है जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, और पॉलीमर बनता जा रहा है, पॉलीमर की चेन है वो बनती जा रही है। ओके, ये जो है कंपाउंड, इसको अपन बोलते हैं, ये जो इस तरीके का पॉलीमर बनेगा, उस पॉलीमर को अपन बोलते हैं नाइलॉन 6,6। ओके, 6,6 देखिए बोलने का ये रीजन है कि इसका एक मोनोमर है, उस एक मोनोमर में कितने कार्बन एटम हैं? 6। दूसरे टाइप का मोनोमर है, उसमें कितने कार्बन एटम हैं? 6। तो यहां पर आप देख रहे हो कि पॉलीथीन में तो एथीन 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 जुड़ती जाती हैं, पॉलीथीन बना लेती हैं, एक ही टाइप की मोनोमर है। परंतु नाइलॉन 6,6 है, उसमें 2 टाइप के मोनोमर हैं। ओके, एक कौन सा है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दूसरा कैसा है? एडिपिक एसिड। ओके, तो यहां पर 2 टाइप्स के मोनोमर हैं, 2 टाइप के मोनोमर हैं। प्रत्येक जो टाइप का मोनोमर है उसमें प्रत्येक में 6 कार्बन एटम है, और 6 कार्बन एटम है तो दोनों में कितने हैं? 6 कार्बन एटम है, और 6 कार्बन एटम होंगे तो इसको अपन बोलते हैं नाइलॉन 6। और ये जो नाइलॉन 6 है, इसका जो वस्त्र उद्योग है उसमें काफी यूज होता है ना। और ये भी क्या है? एक फाइबर है। अब ये देखते हैं कि इस फाइबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है। ठीक है, ये एक पॉलीमर चेन मान लीजिए, ऐसी दूसरी पॉलीमर चेन है, और ये पॉलीमर चेन है, ये आपस में किससे जुड़ी रहती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो देखिए यहां पर, देखिए ये देखो आप, NH, ओके, CH2 6, ये वाला CH2 6, NH, ओके, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या है? CH2 4 है यहां पर ना, 4, और यहां पर ये C डबल बॉन्ड O, ये ऐसी श्रृंखला है। अब दूसरी श्रृंखला आएगी, दूसरी श्रृंखला आएगी, इसको उल्टा मान लिख लो, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है ना, फिर ये क्या आ जाएगा? CH2 4, फिर ये क्या आ जाएगा? ये यहां पर ले लो H है ना, ये क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा? NH,
H, फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा CH2 6, फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा NH, ऐसे। ये क्या है, ये एक पॉलीमर चेन है, ये क्या है दूसरी पॉलीमर चेन है, समझ रहे हो ना, एक पॉलीमर चेन दूसरी पॉलीमर चेन। अब यहां पर ये जो पॉलीमर चेन है, इस पॉलीमर चेन है, उनके बीच में देखिए आप ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में बॉन्डिंग, इसके बीच में बॉन्डिंग, इसके बीच में बॉन्डिंग। ये दूसरी चेन आएगी उधर, उधर बॉन्डिंग करेगा, ये इधर आएगी, इधर बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पर कैसा बॉन्ड आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि नाइलॉन 66 है, वो एक फाइबर का एग्जाम्पल है, और नाइलॉन 66 की दो पॉलीमर जो चेन होती हैं, उन दोनों पॉलीमर चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर को अपन फाइबर बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, फाइबर का एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस पॉलीमर हैं, वो 4 टाइप के होंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इलास्टोमर और फाइबर। तो इस तरीके से ये जो पॉलीमर हैं, ये इनका टाइप है, ये इनका प्रकार है। ओके, थैंक्स।